मैं कार्ल बेंज 25 नवंबर 1844 को जर्मनी के मॉलबर्ग टाउन में मेरा जन्म हुआ था। मेरे पापा एक लोकोमोटिव ड्राइवर थे और माँ घर गृहस्थी का काम संभालती थी। जब मैं सिर्फ 2 साल का था तो मेरे पापा का साया मेरे सिर से हमेशा के लिए उठ गया और मुझे पालने के लिए मेरी माँ को घर से बाहर निकलकर दूसरों के घरों में काम करना पड़ा और मुझे पढ़ाने की आस में माँ को अलग अलग जगहों पर काम करना पड़ा। घर की मजबूरियां और माँ की मेहनत को देखते हुए मैंने काफ़ी मन लगाकर पढ़ाई किया। केमिस्ट्री और मैकेनिक्स में मुझे शुरू से ही काफ़ी दिलचस्पी थी और मैंने अपने 15 साल की उम्र में मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्वालिफाई भी कर लिया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्वालिफाई करने के बाद मैंने कार्लसरूहे पॉलिटेक्निकल स्कूल में एडमिशन ले लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैंने 7 अलग जगहों पर जॉब किया और मैंने अपनी स्किल्स को काफ़ी डेवलप्ड भी किया। मैंने लोहे की कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब किया। कभी मैं ड्राफ्ट्समैन की तरह काम करता तो कभी मैं डिज़ाइनर बन जाता। और उस समय 18वीं सदी में कहीं आने जाने के लिए घोड़े गाड़ियों का साधन था। और इतना तो मैं समझ गया था कि आने वाले समय में ये घोड़ा गाड़ी नहीं होगा और उसकी जगह ऐसी गाड़ियां बनाई जाएगी जो खुद से सड़कों पर चल पाएगी। और जब भी कभी मैं अपने दोस्तों से इस बात का जिक्र करता तो वो मेरी बातों का मजाक बना देते और मुझ पर खूब हंसा करते। लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मैंने अपने 27 साल की उम्र में जॉब छोड़ दी और एक मैकेनिक जिसका नाम था ऑगस्ट रेटर, उसके साथ मिलकर एक लोहे की कारखाने की बिजनेस शुरू कर दी। जब भी मैं फ्री होता तो मैं ऐसी कार बनाने की कोशिश करता रहता जो खुद ब खुद चल पाए। मैं अपने सपने को पूरा करने में बिजी क्या हुआ कि मेरे बिजनेस पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं कंपनी छोड़ भी नहीं सकता था क्योंकि मेरे खाने पीने का सारा पैसा इसी कंपनी के जरिए आता था और ना ही मैं अपने बिजनेस पार्टनर ऑगस्ट रिटर को इस कंपनी से निकाल सकता था क्योंकि इस कंपनी में उसका भी शेयर था। मैं बहुत बुरी सिचुएशन में फंस चुका था और इस बुरी सिचुएशन में बर्था रिंगर, जो कि मेरी प्रेमिका थी और आगे चलकर मेरी वाइफ बनी, उसने मेरी काफी मदद की। बर्था एक रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करती थी। बर्था के पेरेंट्स ने बर्था की शादी के दहेज के लिए पैसे जमा करके रखे थे। बर्था ने अपनी दहेज के पैसों से मेरे बिजनेस पार्टनर ऑगस्ट रिटर के सारे शेयर्स खरीद लिए और फिर बिजनेस का सारा कंट्रोल वापस से मेरे हाथों में आ गया। और अगले 10 सालों तक मैंने काफी मेहनत किया और मैंने वो कर लिया जो मैं करना चाहता था। 31 दिसंबर 1879 में मैंने गैसोलीन से चलने वाली 2 स्ट्रोक इंजन का आविष्कार कर दिखाया और इसे मैंने अपने नाम पर पेटेंट भी करवा दिया। इतना ही नहीं, मैंने इसके अलावा बैटरी सिस्टम, स्पार्क प्लग, गियर शिफ्ट का भी इन्वेंशन किया। इस तरह मैं बिना घोड़े की गाड़ी बनाने के काफी नजदीक पहुंच चुका था। लेकिन मेरे इतना कुछ करने के बाद भी मेरी कंपनी पैसा नहीं कमा पा रही थी, जिसकी वजह से मैं अपने कंपनी के कुछ शेयर्स इन्वेस्टर को बेच दिया करता था, जिसके बदले वो मुझे पैसे दिया करते थे। और ऐसा करते करते मेरे पास मेरी कंपनी के सिर्फ 5% शेयर ही बच गया था और लगातार गिरते शेयर्स की वजह से मुझे वो कंपनी छोड़ देनी पड़ी क्योंकि मैं समझ चुका था कि मेरा जो सपना है वो इस कंपनी में रहकर पूरा नहीं हो पाएगा। और सफलता के इतने नजदीक आकर एक बार फिर वापस से मैं जीरो पर आ गया। कुछ हफ्तों के बाद मेरी मुलाकात एक साइकिल शॉप के ओनर्स से हुई, जो 2 भाई थे, मैक्स रोज और फ्रेडरिक विलियम। और फिर हम तीनों ने मिलकर एक नई कंपनी एस्टैब्लिश की, बेंज एंड को। मेरी इस कंपनी को बहुत जल्दी ही सफलता मिलनी शुरू हो गई और मुझे इस कंपनी में मेरी इंजन पर काम करने के लिए काफी टाइम भी मिल पा रहा था। और 1881 में आखिरकार मैंने एक ऐसी कार बनाई जो खुद ब खुद चल सकती थी और मैंने उसे बेंज पेटेंट मोटर वैगन नाम दिया, जो कि 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी। लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम थी, इसे कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल था। इसलिए पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान ये मॉडल सीधा दीवार से जा टकराई, जिसके कारण इस मॉडल की छवि खराब हो गई और इसके सेल पर काफी असर पड़ा। और फिर 1886 में इस कंट्रोल सिस्टम में सुधार करते हुए मैंने मॉडल 2 निकाला और उसके अगले 2 साल बाद मॉडल 3। और मेरी वाइफ बर्था चाहती थी कि मॉडल 3 की पब्लिसिटी करवाई जाए ताकि इसकी ज्यादा से ज्यादा सेल हो, पर मैं उसकी बातों से सहमत नहीं था। मुझे डर था कि मॉडल 1 की तरह अगर मॉडल 3 भी दीवार से जा टकराया तो ये मॉडल भी नहीं बिकेगा और इसलिए मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं करना चाहता था। मेरे मना करने के बावजूद
बर्था ने अगली सुबह ही चुपके से 2 बच्चों को उस मोटर वैगन में बिठाकर 107 किलोमीटर दूर अपनी माँ से मिलने चली गई। रास्ते में जब कई लोगों ने इस गाड़ी को देखा जो रास्ते पर बिना घोड़े के अपने आप चल रही थी, तो वो डर के मारे भागने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कोई भूत उस रास्ते से गुजर रहा हो। यह दृश्य हर उस जगह का था जिस रास्ते से बर्था गुजर रही थी। रास्ते में यह गाड़ी कई बार खराब भी हुई थी, जिसे बर्था खुद रिपेयर करती थी, और उस मोटर वैगन की फ्यूल कैपेसिटी भी 4.5 लीटर की थी। इसलिए रास्ते में वाइसोच पहुंचकर फ्यूल भी खत्म हो गया। उस समय में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं था, इसलिए बर्था ने पास के ही सिटी फार्मेसी की दुकान से लिग्रोइन खरीदा और उसे गाड़ी में डाल दिया। और जिस सिटी फार्मेसी की दुकान से बर्था ने लिग्रोइन खरीदा था, उसे आज फर्स्ट फ्यूल स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। सफर करने के दौरान बर्था ने देखा कि गाड़ी का ब्रेक बिल्कुल ही खींच चुका है, जिसके कारण ब्रेक नहीं लग रहा था, और उस गाड़ी में जो ब्रेक लगे थे वो लकड़ी की थी। बर्था ने कार को एक मोची के पास रोका और लकड़ी के ब्रेक्स की जगह लेदर की ब्रेक से रिप्लेस करवाई। और फाइनली इस 107 किलोमीटर के सफर को बर्था ने सेफली 12 घंटे में पूरा कर लिया। और अपनी माँ के घर पहुंचकर बर्था ने मुझे टेलीग्राम से बताया कि वो सेफली पहुंच चुकी है। जब बर्था अपनी माँ के घर से वापस आई तो उसने मुझे उस मोटर वैगन में आने वाली सभी प्रॉब्लम्स को बताया, जिसकी मदद से मैंने कार में आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर किया और उसे मैंने और भी इम्प्रूव कर दिया। बर्था के इस ट्रिप ने मेरे बिजनेस को बहुत पब्लिसिटी दिलवाई और लोग दूर दूर से मेरे बनाए कार को देखने आने लगे। और इस तरह से बर्था ने मेरी इन्वेंशन को पूरी दुनिया के सामने लाया। और फिर देखते ही देखते मेरी ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। 1893 में मैंने अपनी इस गाड़ी को बेंज विक्टोरिया नाम दिया और यह गाड़ी उस समय की सबसे लग्जरियस गाड़ी बन गई। और 1899 में मैंने इस कार के 572 यूनिट्स बेचे, जो कि उस समय अपने आप में काफी ज्यादा थी। उस वक्त मेरी कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एक और कंपनी थी जो मेरी कंपटीटर बन गई और वह मेरी तरह ही अच्छी कार्स बनाती थी, और वो कंपनी थी डाइमलर की। डाइमलर भी काफी समय से गैसोलीन से चलने वाली कार्स पर काम कर रहा था और वह कंपनी जर्मनी का ही था, लेकिन हम दोनों कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे। डाइमलर को भी 2 पार्टनर मिलकर चलाते थे, गॉटलिब डाइमलर और हेनरी जॉन लॉस्टिन। डाइमलर एक ऐसी इंजन बना चुका था जिसे मोटरसाइकिल, नाव या किसी भी ट्रॉली से जोड़कर चलाया जा सकता था। गॉटलिब डाइमलर इंजीनियर के साथ एक अच्छा बिजनेसमैन भी थे, इसलिए वो जानते थे कि बिजनेस से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालना है, जो कि मेरे अंदर ये स्किल्स नहीं था। डाइमलर मोटर्स ने 1887 में अपनी फर्स्ट इंजन मोटर कार बना चुकी थी, जो कि आज के कार के जैसी दिखती थी। और डाइमलर मोटर्स ने अपनी अगली कार बनाई मर्सिडीज 35 HP, और इस कार का मर्सिडीज नाम रखने के पीछे भी एक स्टोरी है। एक्चुअली इमिल जेलिनेक, जो उस वक्त का एक रिच बिजनेसमैन था, उसका एक खुद का कार शोरूम था। उसने डाइमलर मोटर के मालिक से कहा कि मैं तुम्हें कार्स के बहुत बड़े ऑर्डर दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी नई कार को पुराने मॉडल से बेटर बनानी होगी, और उस कार का नाम मेरी बेटी मर्सिडीज के नाम के ऊपर रखा जाएगा, जिसको डाइमलर मोटर्स ने एक्सेप्ट किया। और फिर शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 1, जिसके कारण हम दोनों की कंपनी को काफी लॉसेस का सामना करना पड़ा। किसी तरह करके हमने सरवाइव किया और वॉर के खत्म होने के बाद हमारी प्रोडक्शन में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन अब जर्मनी की इकोनॉमी बहुत बुरी हो गई, जिसके कारण अब हमें दोबारा लॉसेस का सामना करना पड़ा। अब सही यही था कि हम लोग मिलकर काम करें। मैंने और गॉटलिब ने ये डिसाइड किया कि हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। इस तरह से 1926 में हम दोनों ने एक नई कंपनी एस्टैब्लिश की, जिसका नाम था डाइमलर बेंज। अब हमारी कंपनी ने कई सारे बेहतरीन मॉडल्स मार्केट में लॉन्च किया और धीरे धीरे कंपनी की हालात में सुधार होने लगी। एंड अप्रैल 29 को अपने 84 साल की उम्र में मैंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मैं मर तो गया, लेकिन मेरे मरने के बाद भी कंपनी के ऑपरेशंस और उसकी क्वालिटी में किसी भी तरह की कमी नहीं हुई। कंपनी नए नए मॉडल्स मार्केट में लॉन्च कर रही थी और हर मॉडल्स में नए नए एडवांस इम्प्रूवमेंट भी किए जा रहे थे, जैसे कि MB710SS, MB770 एंड अदर्स। ये वो दौर था जब कंपनी ने पहली बार सक्सेस को देखा था और 7000 यूनिट्स सेल किए थे। 1933 में जर्मनी की सत्ता हिटलर के हाथों में आ जाती है। हिटलर को मर्सिडीज बहुत पसंद था
अब हिटलर कंपनी को रेसिंग कार बनाने का प्रेशर देने लगी और हिटलर के दबाव में कंपनी ने ऐसी कार मार्केट में लॉन्च की जो कि स्पीड में सभी कार्स को पीछे छोड़ देती। 1934 से 1939 तक रेसिंग कंपटीशन में मर्सिडीज की गाड़ियां ही विनर रही और 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो एक बार फिर से कंपनी पर मुसीबत आन पड़ी। वॉर में कई सारे प्लांट्स एयर स्ट्राइक और बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से तबाह हो गई, साथ ही सेल्स रेट भी काफी हद तक गिर गई। अब हिटलर ने सारी कंपनी को उसके मेन प्रोडक्शन को छोड़ मिलिट्री फोर्सेस के लिए गाड़ी बनाने का प्रेशर देने लगी। डायमलर ने भी अपनी प्रोडक्शन को बंद करके जर्मनी के लिए गाड़ी बनाना शुरू कर दिया। हिटलर ने जब कंपनी को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बोला तो कंपनी को वुमेन वर्कर्स हायर करने पड़े क्योंकि ज्यादातर वर्कर्स वॉर में शामिल थे। लेकिन जब विमेन वर्कर से काम नहीं चला तो 63,000 कैदियों को, जिसे हिटलर ने कैद करके रखा था, उसे जबरदस्ती काम करवाया और इसी वजह से जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 हार गई तो कंपनी की इमेज बहुत खराब हो गई और जर्मनी के अलावा फॉरेन में इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे वो ले लिए गए। अब कंपनी ने अपनी इमेज वापस से बनाने के लिए एम्बुलेंस और पुलिस व्हीकल बनाने लगी। फिर कुछ समय बाद लोगों के लिए भी गाड़ियां बनाना शुरू किया गया। 2022 में मेरी कंपनी ने 24 लाख कार्स सेल किए जो कि 13,640 बिलियन इंडियन अमाउंट थी। और आज मर्सिडीज बेंज की ऐसी इमेज है कि लोगों की नजरों में ये सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि अचीवमेंट है।